मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। 2017 से पहले माता बहनें पानी के लिए तरसती थी। 2017 के बाद सोनभद्र का विकास हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भी शिरकत की। सोनभद्र जिला प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहां के लोगों को आजादी के बाद से आने वाली सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे और यहां की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती रह जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को देना में प्रारंभ किया ही, हर घर को शौचालय की योजना के साथ जोड़ा। जो सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करता था, वह सोनभद्र जिला स्वयं अंधेरे में 2017 के पहले रहता था। आज तो यहां पर बिजली भी दिया जा रहा है और हर घर नल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों को नमन किया। भारत की आजादी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी लंबे संघर्ष का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महान सपूतों को याद करते हुए कहा कि भारत के महान सपूतों के कारण हमें आज़ादी मिली है। यूपी में महान योद्धाओं का इतिहास रहा है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया कि झांसी की रानी ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अमृतकाल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज का भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ तेजी से अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए। कोविड के दौर में पीपीई किट भारत में मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज भारत इस स्थिति में है कि पूरी दुनिया को पीपीई किट निर्यात कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपीई किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था, आज वही भारत पीपीई किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देखने को मिला था और ये प्रथम स्वातंत्र समर इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना रहा। उत्तर प्रदेश से चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे वह गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह रहे हो, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर
कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है, एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चौरा कांड का, चोरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण यूनिट योगी सरकार लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने ड्रोन नियमावली बनाने को कहा है। आज टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि ड्रोन निर्माण के लिए जो नियमावली है वो नियमावली बनाया जाए, ड्रोन निर्माण यूनिट की कार्य योजना तैयार की जाए। ITI में ड्रोन से जुड़े कोर्स भी मुख्यमंत्री ने शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की जुगत में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश के करीब 50 लाख गन्ना किसानों को साधने के लिए योगी सरकार गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे सकती है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसी साल सरकार ने गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया था। हालांकि 4 साल बाद महज 25 रुपए की बढ़ोतरी से किसान खुश नहीं थे। यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश के तहत चुनाव से पहले सरकार गन्ना बोनस का ऐलान कर सकती है। अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी ने निशाना साधा है। उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। सर, संसद का शीतकालीन सत्र एक तरीके से अब समाप्त हो गया है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। कई फैसले भी लिए गए, कई बिल लाए गए, चाहे वो महिलाओं की शादी की उम्र हो 18 से 21 साल कर ली गई, अभी वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की बात कही जा रही है। तमाम बिलों का जो विपक्ष ने विरोध किया है उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, विपक्ष को हर चीज़ में राजनीति नजर आती है। अगर वोटर ID कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, इसमें आपत्ति किस बात की आपत्ति है? हम सबका आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, सबका वोटर ID कार्ड भी बनवा रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे से लिंक होगा तो इसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति नज़र नहीं आती है। कहीं न कहीं विपक्ष को ये लगता है कि चुनाव में जिस प्रकार देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और योगी जी को आशीर्वाद दे रही है, उसको लेकर के लोग बौखला गए हैं और इस प्रकार के अनाप शनाप बातें ये लोग कर रहे हैं। रही बात 21 साल लड़कियों की उम्र 21 साल करने की, तो इसमें आपत्ति क्या है? हम लड़कियों को पर्याप्त अधिकार देना चाहते हैं, पर्याप्त अवसर पढ़ने के लिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए देना चाहते हैं। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, उन यात्राओं में रथ भी शामिल है। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो चाउमीन के ठेले की तरह दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी को शायद इतिहास नहीं पता है। रथ यात्रा निकालने की परंपरा अगर किसी ने डाला, भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। हम रथ यात्रा के माध्यम से रथ दिखाने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं कि रथ में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, रथ में बहुत ज़्यादा पैसा जिसने उत्तर प्रदेश को लूटा वो खर्च करेगा। अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि हमारा रथ बहुत हाईटेक है, इसके माने उत्तर प्रदेश को किस प्रकार उन्होंने लूटा है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। सवाल सर, पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आप लोग फोन टैपिंग करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फोन टैपिंग करा रही है। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि हमारे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक सेफ नहीं है, उनको भी सरकार हैक करा रही है। मैंने कहा कि जब इन लोगों को लगता है कि अब इनका माहौल ख़राब है, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट इनके अनुकूल नहीं आने वाला है, तो कोई न कोई बहाना चाहिए। वो बहाना ये लोग खोज रहे हैं अभी से रिजल्ट के बाद कि जब हम हारेंगे तो क्या बहाना रहेगा अपने सेफ्टी के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बार चुनाव हारने वाला है और हारने के बाद क्या कुछ बहाना ये लोग ढूंढ रहे हैं। इसी को देखते हुए ऐसे अनर्गल जो बयान है वो आ रहे हैं। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई हैं। डिंपल यादव ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की बेटी टीना भी कोरोना संक्रमित हुई हैं। फिलहाल डिंपल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारी शेयर की है उसमें डिंपल यादव ने कहा है कि उन्होंने टेस्ट कराया है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं सभी अपना टेस्ट करवाएं। फिलहाल डिंपल यादव ने खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी तरीके की कोई सिम्टम नहीं है। ये डिंपल यादव का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मैं पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसमें सुरेश खन्ना शामिल हैं, विजय पाल तोमर, ब्रजलाल और रीता बहुगुणा जोशी इसमें शिरकत कर रही हैं। लबलवा वही है कि अब चुनाव की बेला आ चुकी है तो जल्द से जल्द चुनावी घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया जाए और जल्द से जल्द इसको जारी किया जाए। तो घोषणा पत्र में क्या कुछ चीज़ें होंगी, किस तरीके के वायदे करेंगी, क्या कुछ सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी, जनता से भी इसको लेकर राय शुमारी की गई है। पीयूष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास है? जी बिल्कुल, दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक हुई है उससे मंथन हुआ है कि किस प्रकार से घोषणा पत्र बनाया जाए। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, इसके साथ ही सीतापुर से सांसद हैं वो इसमें शामिल थे, सांसद विजयपाल तोमर, बिजलाल, सीमा द्विवेदी, इसके साथ ही रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद है वो मौजूद थी। और निश्चित तौर पे घोषणा पत्र को लेकर उस पर मंथन हुआ है कि किस प्रकार से जनता के बीच में क्या कुछ नया लेकर जाया जाए। इसको लेकर करीब करीब 1 घंटे तक ये मंथन हुआ है और सभी लोगों ने इस पे अपनी राय रखी है और आगे इसको लेकर जो प्रभारी हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां तक इस मैनिफेस्टो की में जो चर्चा हुई है उस बात को पहुंचाई जाएगी। कब तक उम्मीद करें इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है पीयूष? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम रूप देने का काम जो है वो पार्टी के जो आला कमान है उसके ऊपर है और निश्चित तौर पे जल्द ही इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष की ओर से भी देखा जा रहा है लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं उसको भी टैकल करना है। भारतीय जनता पार्टी नया कुछ क्या कुछ लेकर आ रही है तो ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।